जय हिंद सभी को मेरी तरफ से। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जैसे कि देख सकते हो थंबनेल में एसएससी जीडी न्यू पैटर्न एप्टीट्यूड टेस्ट 1 एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। कहाँ पर मिलेगा ये टेस्ट, जो लोग नए हैं उनके लिए बता दूं, डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन के ऊपर सारे के सारे टेस्ट अवेलेबल रहेंगे जीडी के। वहां पर जाना है और वहां से आपको जो है टेस्ट देना है और उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखना है। टोटल मिलाकर के न्यू पैटर्न के ऊपर 20 एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हैं। मेरा कोशिश रहेगा कि बेसिक से ट्रिक कैसे आपको मैं बता सकूं, ये पूरे वीडियो में बताऊंगा। मॉडरेट लेवल पे समझाऊंगा, एकदम बेसिक भी नहीं जाऊंगा और एडवांस भी नहीं जाऊंगा, ताकि एक्सप्लेनेशन बना रहे। जो लोग नए तरीके से तैयारी शुरू कर रहे हैं वो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उनको मैथमेटिक्स के सभी चैप्टर बड़े डिटेल में मिल जाएंगे। ऐसा मैं उम्मीद करता हूं कि यदि आप प्रिपेयर कर रहे हैं शुरुआत से तो ये चैनल आपके लिए बना है। चलो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और जैसे कि मैंने कहा मॉडरेट लेवल पे सिखाऊंगा, तो यहां पर एक्सप्लेनेशन पे मेरा ज्यादा जोर रहेगा। क्या कहता है पहला प्रश्न, समझ लीजिए। वार्षिक वेतन वृद्धि के अनुदान के साथ नीरा का वेतन 45,000 रुपए से बढ़कर 48,150 रुपए हो गया, तो वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या है? वृद्धि प्रतिशत, यानी कि प्रतिशत में वृद्धि। तो ध्यान दीजिए, जब भी प्रतिशत में वृद्धि शब्द आए तो आपको अंतर की तुलना करनी है किससे? मूल संख्या से गुणा कर देना है 100। क्या कहा मैंने? जब भी प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी शब्द आए प्रश्न में तो आपको अंतर से मूल संख्या को डिवाइड कर देना है। तो यहां पर अंतर कितना होगा? 45,000 और 48,150 में 3,150 का अंतर है। डिवाइडेड बाय मूल संख्या क्या हो गई है? 45,000। गुणा कर दिया मैंने 100 से। 1 2 3, नीचे के 3 शून्य से कट जाएंगे। 15 से काटूंगा तो 15 तिया 45, ऊपर वाली संख्या 15 दूनी 30, 1 बच गया, 15 एकम 15, 3 से काटूंगा तो 3 7 21, 7% वृद्धि हुई है। ये रहा 7% इसका आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि समझ गए होंगे इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको करने हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसीलिए इस क्वेश्चन को जैसे कि मैंने कहा कि मैं डिटेल में आपको इसी में करके बता देता हूं। ध्यान देना है, यहां पर लिखा हुआ है बोर्डमास नियम के अनुसार सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो ये 2 10 से गुणा हो जाएगा और ये बन जाएगा 20। अब ये वाली चीज को हम सॉल्व कर देंगे तो 25 इसमें से माइनस कर दूंगा मैं, तो 25 माइनस कर दिया तो यहां पर बच गया 5। अब इस 5 को इस 3 के साथ गुणा कर दूंगा, क्योंकि बोर्डमास के नियम के अनुसार का पहले आता है। तो ये 5 तिया हो गया 15 और इसको 5 के साथ में मैं जोड़ दूंगा तो यहाँ पर टोटल मिला करके जो नंबर बन गया है वो बन गया है 20। इस 20 के बाद में यहाँ पर ब्रैकेट बड़ा वाला ब्रैकेट लग रहा है। इस 20 को 78 से 78 माइनस 20 कर दूंगा, ये 20 हो गया तो 58 आएगा। और बाद में डिवाइडेड कर दिया हमने 29 से, तो 29 दूनी 58 होता है। तो आंसर इसका आ गया 2। उम्मीद करता हूं कि समझ गए होंगे। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अपने कॉपी पे भी पूरा क्वेश्चन बार बार लिखना नहीं है, पूरी आंसर्स को। ये 78 को नहीं तो मैं अभी जितनी स्टेप करी उतनी बार 78 लिखना पड़ता, ये नहीं करना है। अंदर से सॉल्व करते चले जाइए, बाहर की तरफ निकलते चले जाइए, बोर्डमास का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, शांति से प्रश्न को पढ़ेंगे। 8 वर्ष पहले 4 व्यक्तियों के परिवार की औसत आयु 19 वर्ष थी। परिवार में एक बच्ची नई जुड़ गई और अब परिवार की औसत आयु 8 वर्ष पहले की तुलना में 4 वर्ष अधिक है। बच्ची की आयु कितनी है? मैं हमेशा कहता हूं किसी को भी गणित में कोई समस्या नहीं होती है, समस्या हिंदी की होती है। हिंदी की समस्या की वजह से ही आप गणित को समझ नहीं पाते हैं। अब हम बाकायदा डिटेल से ये क्वेश्चन करेंगे, ध्यान दीजिए। पहले लाइन से ही मैं प्रश्न को उठा लेता हूं। 8 वर्ष पहले 4 व्यक्तियों की परिवार की औसत आयु कितनी थी? 19 वर्ष। देखो 19 क्या दिया है आपको? औसत। और उस परिवार में कितने लोग हैं? 4। तो मैंने ये कहा कि 19 चौक 76, ये 76 वर्ष उनकी आयु का योग आया। लेकिन कब? 8 साल पहले, क्योंकि प्रश्न में आपसे यही कहा गया है कि 8 साल पहले जो है वो क्या औसत था? 19।
अब 8 साल पहले ये था, तो आपको यहां वर्तमान में इस उम्र को ले आना है, और मैंने क्या करा, 4 गुणा 8 32। अब ये 32 कहां से आया वो भी समझ लीजिए। 6 और 2 8, मैंने पहले इनको जोड़ देना है। 6 और 2 8 और 8 और 3 10। ये 108 जो है ये इनकी कौन सी उम्र आ गई, वर्तमान की उम्र। अब आप कहेंगे सर ये 4 गुणा 8 आपने क्या किया, ध्यान दो 8 साल पहले 4 व्यक्तियों की आयु बोली गई है, तो इसका मतलब प्रत्येक व्यक्ति 8-8 साल बड़ा है, तो एक आदमी 8 साल बड़ा है, तो 4 आदमी टोटल इन 8 सालों में कितने बढ़ गए होंगे, 32 साल। इस प्रकार से 108 वर्ष जो है ये पूरे 4 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का योग आ गया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न में कहा गया परिवार में एक बच्ची नई जुड़ी है और अब परिवार की औसत आयु 8 वर्ष पहले की तुलना में 4 वर्ष अधिक है। अब इस बात को समझो कि प्रश्न में यह कहा गया है 4 वर्ष ज्यादा है, क्या, औसत। यहां ध्यान देना, शब्द औसत की बात की गई जो बोला नहीं गया है। 8 साल पहले का जो औसत था 19 साल था, अब जो औसत है वो 8 साल पहले वाले औसत से 4 ज्यादा है, मतलब कि नया औसत जो है वो 23 है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें गुणा कर दे रहा हूं 5 का। आप कहेंगे सर औसत में पिछली बार 4 का गुणा किया, इस बार 5 का क्यों। प्रश्न में कहा गया परिवार में एक नई बच्ची आ गई है जिससे 4 की वजह 5 हो गए हैं। अब मैं इनका गुणा कर देता हूं तो 23 पंजे 115 होता है। अब ध्यान दीजिए ये भी वर्तमान आयु है और ये भी वर्तमान आयु है। अब 115 और 108 का आप डिफरेंस ले लीजिए, तो 115 में से 108 गया तो यहां पर 7 बचता है। अब क्या हुआ है कि आपको आंसर मिल गया है कि बच्ची की आयु कितनी है, तो वो 7 साल है। ये आंसर आ गया 7 वर्ष। कैसे आया, देखो ये वर्तमान आयु 115 है लेकिन ये 5 लोगों की है, ये वर्तमान आयु 108 है लेकिन ये 4 लोगों की है। 5 लोगों में से 4 लोग जाएंगे तो एक ही बचेगा, और एक वर्तमान में जो बच्ची जड़ नहीं जुड़ी थी उसकी वजह से ये डिफरेंस आ रहा है। तो ये 7 साल इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे, और यदि समझ में आ रहा है, मजा भी आ रहा है, तो लाइक भी कर देना है, बटन दबा देना है लाइक की, शेयर कर लेना है, सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लेना है, ये मेरा रिक्वेस्ट है। लाइक जरूर कर देना ताकि आपको समझ में आ सके, नहीं समझ में आया कमेंट कर देना। आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा अगला प्रश्न है आरती और रीता अपनी स्थिर दरों पर एक साथ कार्य करते हुए एक कार्य को 8 घंटे में समाप्त करती है, यानी दोनों मिलकर के काम करेंगी तो 8 घंटे में कार्य समाप्त होगा, और अकेले उस कार्य को 10 घंटे में, आरती अकेले उस कार्य को 10 घंटे में समाप्त करती है, तो रीता अकेले उस कार्य को कितने समय में समाप्त करेगी। जिन्होंने टाइम एंड वर्क पढ़ा है उनको मेरी बात एग्जैक्ट समझ में आ जाएगी कि मैंने कहा आरती प्लस रीता मिल करके इस काम को 8 घंटे में कंप्लीट कर रही हैं, जबकि आरती अकेले इस काम को 10 घंटे में कंप्लीट कर रही है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं ये कर रहा हूं कि इन दोनों संख्याओं का एलसीएम ले लेता हूं, और वो एलसीएम कितना आ जाएगा, 40। ध्यान देना, एलसीएम लेने के बाद में मैं क्या करता हूं कि इसका हिस्सा निकालता हूं कि आरती प्लस रीता दोनों मिल करके कितना भाग काम करेंगी। तो ये 40 को मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो ये 5 भाग काम आएगा, और जब मैं आरती के बारे में पता करूंगा तो 40 को मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो ये 4 आएगा। आपको ये हिस्से कैसे निकालना है ये मैं अपने अलग से एक लेक्चर लूंगा टाइम एंड वर्क का, उसमें बकायदा शांति से समझा दूंगा कि कैसे ये काम हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना है, मैंने आपसे अगला काम क्या करवाना है। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि ये दोनों मिलती हैं तो ये 5 भाग काम करती हैं, और जब अकेली रीता होती है तो ये 4 भाग काम करती है। तो ध्यान देना है यहां पर आपको इस 5 में से 4 को क्या कर देना है, घटा देना है। तो 5 में से 4 गया तो ये 1 भाग काम है जो अकेली कौन करती है, आरती करती है। ध्यान देना है, अब आपको इस एलसीएम में से इस 1 को डिवाइड कर देना है जो अंतर आया है, तो आपको 40 आंसर आ जाएगा, और 40 ये दिख रहा है ऑप्शन में ऊपर की तरफ कि 40 इसका सही आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, नहीं आया तो कमेंट करना, नहीं तभी आएगा जब आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा होगा। तो तर्क समझ गए हैं, 40 घंटे अकेले लगेंगे किसको, आरती अकेले काम करती है कितने, 10 घंटे है ना। तो रीता, सॉरी मैंने यहाँ पर आरती बोल दिया, ये रीता का काम आया है। पूरे प्रश्न में पूछा रीता अकेले कितने घंटे काम करेगी, तो रीता जो है ये 40 घंटे में काम कर देगी, क्योंकि आरती का अकेले का 10 घंटे का दिया हुआ था। मेरे से शब्द में चूक हो गई, उम्मीद करता हूं आप समझ जाएंगे
कि आरती वाला हिस्सा हटा दिया तो सिर्फ रीता वाला हिस्सा बचेगा, मैंने आपको ये बता दिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन करता हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर प्रश्न कहा गया 10, 15, 20% के क्रमिक 3 छूटों के बराबर एकमात्र छूट, यानी डिस्काउंट की बात हो रही है, छूट यानी डिस्काउंट। अब यहां पर 3% है, इनकी जगह आपको सिर्फ 1% लेके आना है। मैं कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करूंगा x प्लस XY अपॉन 100। अब ध्यान दीजिए, ये जो है यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, लेकिन छूट ये यूनिवर्सल है, ये सभी के लिए लागू होता है, लेकिन छूट के लिए x प्लस वाई माइनस XY अपॉन 100 ये लागू होता है। नहीं आपको जानकारी है तो प्लेलिस्ट में लाभ हानि का चैप्टर है, वहां मैंने बकायदा समझाया है। तो ये सिर्फ किस पे लागू होगा? छूट पर, यानी डिस्काउंट पर, जहां पर x पहला प्रतिशत है और y दूसरा प्रतिशत है। आप कहेंगे सर टोटल तो 3% है, तो 2 का क्या करेंगे, मैं बताता हूं। सबसे पहले आपको 10 और 15% ही लेने हैं, आखिरी वाले 20% को छोड़ देना है। तो यहां पर कॉन्सेप्ट हुआ x प्लस वाई, पहला प्रतिशत x जो हो जाएगा 10 हो जाएगा, दूसरा वाला 15 हो जाएगा। माइनस करोगे 10 गुणा 15 बटा में 100, 15 और 10 हो गया 25, माइनस करोगे तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 1.5, 25 में से 1.5 गया 23.5। तो ये आपके पास में 2% को बना करके 1% आ गया। अब आप क्या करोगे, ध्यान दो, यहां पर आप इसको अब नया x मानोगे और बचे हुए 20% को y मानोगे। तो अब ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस XY अपॉन 100। अब यहां पर x पहला प्रतिशत रखा तो 23.5, y की जगह पर आपने नया प्रतिशत 20 रख दिया और माइनस में कर दिया 23.5 गुणा में 20 और बटा में 100। अब मैं इसको सॉल्व कैसे कर रहा हूं वो ध्यान दे दीजिए। यहां पर मैंने 23 और 20 को जोड़ दिया तो ये 43.5 बन गया। माइनस में अब देखो ये जीरो वाला जो ये मैं क्या कर रहा हूं वहां ध्यान देना, ये जीरो जो है ये दशमलव को हटा देगा, सिंपल सी बात है। अब आप 235 का डबल कर दो तो 235 का डबल 470 होता है और डिवाइडेड बाय 100, ये शून्य से शून्य कट गया, 43.5 माइनस 4.7 क्या हुआ, समझ में आ गया है। मैंने 10 से आखिरी में डिवाइड कर दिया, इसको मैं घटा दूंगा तो ध्यान देना है 43.5 में से 4.7 जब जाएगा तो 15 में से 7 गई तो 8 बच गया, यहाँ पर 12 बचेगा, 12 में से 4 गई तो 8 बच गया और यहाँ पर 3 बचेगा, तो आंसर आएगा 38.8%। देखते हैं कहीं पर प्रश्न में आंसर है क्या, बिल्कुल है, सही बात है, 38.8% इसका सही आंसर आएगा। ये आपकी कैलकुलेशन पे निर्भर करता है कि आप इसे कितना बेहतर कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है, देखो, ए और बी एक कार्य को क्रमशः 30 और 40 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, ए कुछ दिनों के बाद कार्य को छोड़ देता है और बी शेष कार्य को 5 दिन में समाप्त करता है, ठीक है। ए ने कितने दिनों के बाद काम को छोड़ दिया था? अब यहां पर देखने वाली बात क्या है, समझना मेरी बात को। ए और बी का इंडिविजुअल आपको काम दिया हुआ है, तो यहां पर आपको कहा ए और बी, ए कितने दिनों में करता है 30 दिनों में और बी कितने दिनों में करता है 40 दिनों में। अब ध्यान देना कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं सबसे पहले इन दोनों का क्या निकालूंगा, एलसीएम, और एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम आएगा 120। 120 में से अब मैं क्या करूंगा, ए कितना हिस्सा काम करता है 120 में से और बी कितना करता है, उसके लिए मैं 120 में से 30 को घटाऊंगा तो मुझे 4 भाग काम मिल जाएंगे, क्योंकि 120 को 30 से डिवाइड करो तो 4 बार आता है और यदि 120 को 40 से डिवाइड करो तो 3 भाग आता है। इस प्रकार से ध्यान देना है कि यहां पर 4 और 3 भाग जो हैं वो ए और बी के द्वारा किए गए काम हैं, लेकिन कितने दिनों में, 1 दिन में। ध्यान देना मैं जो करवा रहा हूं अब एक दिन में ए पूरे काम का 4 भाग काम करता है और बी पूरे काम का 3 भाग काम करता है। इस प्रकार से एक दिन में यदि मैं कहूं कि दोनों कितना काम करते हैं तो आप इस दोनों राशियों को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, तो आप कहोगे कि सर 7 भाग काम एक दिन में दोनों मिलके करते हैं। अब बात को समझिएगा, प्रश्न में कहा गया कि ए ने कुछ दिनों के बाद काम छोड़ा है, इसका मतलब, और इससे पहले प्रश्न पढ़ लो, इसके पहले क्या है, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया और फिर ए ने कुछ दिनों बाद काम छोड़ दिया।
यहां ध्यान दीजिए कि दोनों ने कुछ दिनों तक तो साथ में ही काम किया है। अब आपको नहीं पता कि उन दोनों ने कितने दिनों तक काम किया है, तो आपको यह जरूर पता है कि 7 भाग काम, ध्यान देना, वो कितने दिनों में कर रहे हैं, एक दिन में, 1 डे। तो हमने माना कि उन्होंने साथ में मिलकर कितने दिन काम किया, x दिन। तो टोटल मिलाकर के वो कितना काम कर चुके होंगे, 7x काम कर चुके होंगे। ये बात आप समझ लीजिएगा। 7x काम हो चुका है x दिनों में। तो अब बचा हुआ काम कितना है, तो बचा हुआ काम देखो, टोटल काम 120 भाग था, टोटल भाग काम 120 भाग था। तो मैंने 120 में से ये 7x भाग काम घटा दिया, तो ये जो मुझे मिला है ये मेरा शेष काम है। यही शेष काम कौन करने वाला है, ये शेष काम B करेगा, क्योंकि प्रश्न में कहा गया B ने शेष काम को कितने दिन में करा है, 5 दिन में। आप क्या करिएगा कि 120 माइनस 70, पहले तो ये शेष काम कौन कर रहा है, B कर रहा है, और B एक दिन में कितना भाग काम करता है, 3 भाग, तो आपने इसको 3 से डिवाइड कर दिया। इसके बाद में ये टोटल मिला करके 120 माइनस 7x बटा 3, ये सॉल्व करने पर कितना बनेगा, 5। क्यों बनेगा, क्योंकि ये जो चीज उसने बोली है, शेष काम 5 दिनों में B ने कर देना है, तो टाइम एंड वर्क पड़ा है, तो ये बात समझ पाओगे। 120 माइनस 7x बराबर, ये 3 को इधर ले जाओगे तो 15 हो जाएगा। ध्यान देना, हमको x का मान निकालना है अभी। तो मैंने किया 120 माइनस में 15 बराबर में 7x, 105 बराबर में 7x, और 7 से मैं कैंसिल करूंगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, बच गया कितना, 7 एकम 7, 3 बजे 7 पन्ना 35। तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया है, 15। अब ध्यान दीजिए, हमने क्या माना था कि A और B ने x दिनों तक साथ में काम किया था, और फिर x दिनों के बाद में A काम छोड़ के चला गया था। प्रश्न में आपसे पूछा क्या गया था, प्रश्न में आपसे यह पूछा गया था कि A ने कितने दिनों बाद काम छोड़ा है। तो अभी अभी आपने x का मान निकाला है, और x का मान क्या निकाला है, x का मान निकाला है 15 दिन। इसका मतलब कि इसका सही आंसर आएगा 15 दिन। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप लोग। यहां पर ये प्रश्न का आंसर है, थोड़ा जगह कम रहती है इसलिए इधर उधर घुमाना पड़ता है। x का मान 15 दिन आया, मतलब A ने 15 दिन बाद छोड़ दिया काम। कैसे हुआ है ये मैंने आपको समझा दिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है। दोनों संख्याओं में 8 जोड़ने पर अनुपात 2:5 हो जाता है, तो संख्याओं का योग ज्ञात करो। ध्यान देना, ये प्रश्न को मैं तेजी से करके बता रहा हूं कि कैसे होगा, फिर मैं आपको इसका बेसिक बता दूंगा। सबसे पहले तो आपको कहा 3 और 8 अनुपात है, इसमें 8 जोड़ दिया तो मैंने ये 8 प्लस कर दिया दोनों में, और नया अनुपात 2:5 हो गया, तो ये 2 और ये 5 हो गया। अब आपको क्या करना है, ध्यान देना है, इस 3 को इस 5 से गुणा करना है, और फिर इस 2 को 8 से गुणा करना है। तो आप कहोगे 8 दूनी 16 माइनस 5 दिया 15, तो यहां से 1 आया है। इसके बाद में आपको फिर दूसरा काम क्या करना है वो समझ लीजिए। इस 8 को 5 से गुणा करिए, और इस 2 को फिर नीचे वाले 8 से गुणा करिए। तो आप कहोगे 8 पंजे 40 और 8 दूनी 16, इस प्रकार से 40 में से 16 गया तो 24 बनता है। ध्यान देना, 1 बराबर आप 24 बोलोगे, 1 बराबर 24 है, और आपको मान क्या चाहिए, दोनों संख्याओं का योग। मैंने ऊपर वाले दोनों अनुपातों को आपस में क्या कर दिया, जोड़ दिया। 8 और 3 11 होता है, मैंने इस 24 में 11 का क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो 4 4 और 2 6 और ये 2, तो 264 जो है इसका आंसर आएगा। ऑप्शन 264 सही होगा। मैं उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। जो लोग नहीं समझे हैं मैं फिर से उनको बेसिक समझा देता हूं। एक्चुअल में मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यहां पर यह किया कि 3/8, इसको पहले मैंने x से गुणा कर दिया, फिर इसमें मैंने 8 जोड़ दिया, और इसको बराबर कर दिया मैंने 2/5 के। जैसा प्रश्न था वैसा ही काम किया है। 3:5 अनुपात था, उसको x से गुणा करके संख्या बना दी, 8 और 8 जोड़ दिया, और 2:5 के बराबर रख दिया। अब मैंने क्या करा है कि इस 5 को ऊपर वाली संख्या के साथ गुणा किया, और इस 2 को नीचे वाली संख्या के साथ गुणा किया, और सबसे पहले x का मान निकाला। यहां पर ये जो 1 है यही x है, x बराबर यहाँ पे 24 आएगा। इस 24 को मैं दोनों के योग से गुणा कर दूंगा, इसीलिए मैंने 3 और 8 को जोड़ा, तो टोटल मिला के 8 और 3 11x आया। 11 गुणा x का मान 24 निकला था, मैंने 11 को 24 से गुणा कर दिया, तो आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं बेसिक भी समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, बोलते बोलते थक जाते हैं थोड़ा सा। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। जब तक आप कमेंट कर दीजिए, मैं 2-4 सांसें लंबी लंबी ले लेता हूं, क्योंकि इतने सारा एक साथ बोलते बोलते थक जाते हैं। तो कमेंट कर दीजिए जब तक कि सर अभी तक समझ में आ गया है, या वॉटेवर जो भी आप करना चाहते हैं, वरना स्किप कर दीजिएगा। थोड़ी देर मैं भी रिलैक्स हो जाता हूँ, सतत बोलते रहने में थक जाते हैं, क्योंकि सुबह से ही लेक्चर भी चल रहे होते हैं ऑफलाइन में। चलिए, तो यहां पर प्रश्न क्या कहा गया है? प्रश्न कुछ ये है कि मैं 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता हूं और एक दूरी को 2 घंटे में तय करता हूं, ठीक है। यदि मैं अपनी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दूं, कर दूं नहीं, बढ़ा दूं, यानी जितनी है उससे ज्यादा कर दूं, तो मैं अपने गंतव्य स्थान पर कितनी जल्दी पहुंच जाऊंगा। ध्यान दो, ये शब्दों का मतलब है। ये जो मैंने गोले बनाए हैं, ये 2 शब्द यदि गड़बड़ कर गए तो आप गलती कर जाओगे। अब ध्यान देना, बढ़ा दूं मतलब पहले 10 किलोमीटर थी, 5 किलोमीटर बढ़ा दी तो 15 हो गई। अब इस पूरे प्रश्न में कॉन्सेप्ट क्या है कि दूरी कांस्टेंट है, डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। और जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो कॉन्सेप्ट होता है S1 T1 बराबर S2 T2। टाइम एंड डिस्टेंस नहीं पड़ा है तो आपको दिक्कत होगी। अब ध्यान देना, प्रश्न को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। प्रश्न में क्या कहा? प्रश्न में यह कहा गया कि पहली चाल जो है वो कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और पहला समय कितना है, 2 घंटा, बराबर दूसरी चाल कितनी है। तो बहुत सारे लोग गलती से 5 रख देंगे। बढ़ा दूं का मतलब क्या हो गया, 10 पहले से ही है, 5 बढ़ा दिया तो 15 हो गया। अब आपको T2 निकाल लेना है यहां से, क्योंकि यहां पर पूछा गया कितनी जल्दी। जल्दी मतलब अंतर, पहले से कितनी जल्दी, तो यहां पर टाइम का अंतर आएगा, तो T2 पहले निकालना पड़ेगा। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ठीक है, 2 दूनी 4/3। ये आ गया क्या, T2 का मान। ध्यान दो, T2 बराबर आया है 4/3 घंटा, और सारे ऑप्शन काय में है, मिनट में। तो आप क्या करो, पहले इसमें 60 का गुणा कर दो, तो 3 से काटा तो 20 बार, तो 20 चौक 80 मिनट। अब ध्यान देना, बाद वाला समय 80 मिनट आया है, और पहले वाला जो समय था 2 घंटा था, तो T1 बराबर 2 घंटा गुणा में 60, तो 120 मिनट। तो पहले बंदा जो है वो 120 मिनट में पहुंचता था, अब 80 मिनट में पहुंच रहा है, मतलब 120 माइनस 80, 40 मिनट जो है इसका आंसर आ जाएगा। ये लिखा है 40 मिनट। उम्मीद करता हूं एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे ये क्वेश्चन हो रहे हैं। जल्दी का मतलब ये हो जाता है अंतर, जल्दी, कम, बढ़ाया, घटाया, अधिक, इन सब का मतलब अंतर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। राखी अपनी दुकान पर सभी वस्तुओं पर 30% की छूट प्रदान करती है और फिर भी 12% का लाभ कमाती है, तो 280 रुपए पर अंकित एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ध्यान देना, बड़ा ही सिंपल और सीधा क्वेश्चन है, कोई घुमावदार नहीं है। ध्यान दो, कोई भी वस्तु पहले खरीदी जाती है, फिर उसके ऊपर अंकित मूल्य दिया जाता है और फिर उसको बेचा जाता है। अब आपसे प्रश्न क्या कहा गया वो समझिए। आपसे कहा गया कि कोई राखी अपनी दुकान पर सभी वस्तुओं को 30% छूट पे बेचती है। छूट हमेशा अंकित मूल्य पे दी जाती है, फिर 12% का लाभ कमाती है। यदि 280 रुपए अंकित मूल्य है, तो ध्यान देना, पहले उसने कहा 280 रुपए अंकित मूल्य है। अब ध्यान दो, यहां पर 30% की आपको इसको छूट मिल रही है। छूट वो राशि होती है जो किसी वस्तु, किसी व्यक्ति को नहीं चुकाना है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप इस अंकित मूल्य के 2 हिस्से कर दोगे। 30% राशि जो आपको नहीं चुकाना है, तो कितनी राशि चुकाना है, 70%। तो मैंने यहां पर क्या करा कि 280 का 70% निकाल लिया। ये 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां पर आ जाएगा 7 8 56 की 6 हासिल का 5, 7 दूनी 14, 7 8 56 की 6 हासिल का 5, 7 दूनी 14, 14 और 5 19, 196। ये आ गया आपका विक्रय मूल्य, क्योंकि छूट के बाद कोई वस्तु बिकती है तो ये विक्रय मूल्य आ गया। ध्यान देना, 196 रुपए विक्रय मूल्य है, और 196 रुपए विक्रय मूल्य है, और प्रश्न में कहा और फिर
12% का लाभ कमाती है, मतलब कि ये जो विक्रय मूल्य है जिसपे वो बेच रही है ये 12% ज्यादा है किससे, क्रय मूल्य से। तो यहां पर मैं इसको करके बताता हूं कैसे करना है। 196 112 है, तो आपको क्रय मूल्य चाहिए, तो क्रय मूल्य किसके बराबर होता है, 100 के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा जगह लेके मैं सॉल्व कर लेता हूं। किससे काट दूं भाई साहब, 16 से काट देते हैं। तो 16 सत्ते 112, ठीक है। इसके बाद में 16 से काटेंगे, यहां पर 16 एकम 16, 18 से काट नहीं 16, तो ये तो कुछ गड़बड़ हो रही है मुझसे, कटेगा ये, थोड़ा सा और मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, इसको मैं फिर से करता हूँ, थक गया हूँ थोड़ा सा भी। हाँ, तो 196 रुपए जो है, पहली बात तो सही आ रहा है क्या, यहाँ देख लेता हूँ। 70% निकालना था, 30% मुझे छूट दी गई थी। 280 रुपए के ऊपर 30% छूट दी गई, 70%, 7 8 56 की 6 हासिल का 5, 7 दूनी 14 5 19 सही आया है। 19 196 12% का लाभ, मतलब ये हो जाएगा 112, और आपको निकालना है 100% की राशि जो कि क्रय मूल्य के बराबर हो जाएगी। काट के देखते हैं, ये 16 से नहीं कट रहा है क्या, ठीक है चलो 4 से काट के देखें, फिर कटना तो चाहिए था वैसे। 16 एकम 16 30, चलो ठीक है 16 4 से काटें यदि, क्योंकि दोनों 4 से तो कट ही जाएंगे, तो 4 दूनी 8, बच गया 3, 4 8 32, 4 चौक 16 और 4 नाम 36, ठीक है। अब यहां पर जो है क्या, हाँ ठीक है देखते हैं, 7 से काटेंगे, 7 चौक 28 और 7 7 49, ठीक है। अब यहाँ पर 4 से मैंने काटा 100 को, तो ये 25 बार कट गया, और 25 सत्ते होता है 175, तो क्रय मूल्य कितना आ गया है 175, ठीक है। 175 इसका सही आंसर आ गया है। थोड़ा सा मुझे समय इसलिए लगा क्योंकि सतत बोलते रहने से थोड़ी थकान आ जाती है दिमाग में। हाँ, तो मैंने क्या कहा यहाँ पर कि यहाँ काटा पीटी इस प्रकार से हमने कर दी है कि यहाँ वैल्यू कटी हुई है, टोटल मिलाकर के ये 25 7 से गुणा हुआ 175, इसका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे, कमेंट कर देना बाकी सब चीजों के लिए यदि नहीं समझ में आया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी ने कुछ खिलौने 12 की दर से 48 रुपए में खरीदे और उन्हें 8 की दर से 48 रुपए में बेच दिया, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। अब ध्यान दीजिए आप, यहां पर आपको ना तो उसने कहा कि लाभ में बोल रहा हूं ना हानि, जबकि तुम ही बताओ, तो इस प्रश्न को करने का तरीका देखो। 12 की दर से 48 रुपए में खरीदा, तो ध्यान दो 48 रुपए में उसने कितना खरीदा, 12 खरीदा, और 8 की दर से 48 रुपए में बेच दिया, मतलब 48 में ही बेचा है, लेकिन कितना, 8। अब यहां से इस प्रकार के प्रश्न जो हैं वो इस तरीके से होते हैं, कैसे, ध्यान देना। ये ऊपर वाली राशि जो है वो क्रय मूल्य है और नीचे वाली राशि जो है वो विक्रय मूल्य है। कैसे, इस 48 को इस 8 से गुणा करोगे तो क्रय मूल्य आएगा, 48 को 12 से गुणा करोगे तो विक्रय मूल्य आएगा। लाभ हानि में मैंने बता दिया है, चैप्टर देख लेना। अब आपको पता करना है लाभ हो रहा है क्या। देखो 48 को 12 से गुणा करोगे तो बड़ी राशि आएगी, मतलब विक्रय मूल्य ज्यादा है, इसका मतलब यहां पर क्या होगा, लाभ। लाभ का आपको क्या निकालना है, प्रतिशत। लाभ का प्रतिशत होता है विक्रय माइनस क्रय बटा में क्रय, गुणा में क्या करोगे 100। विक्रय क्या होगा, ध्यान दो, विक्रय क्या है, विक्रय होगा 48 गुणा में 12 माइनस क्रय क्या होगा 48 गुणा में 8 और बटा में 48 गुणा में 8, ये क्रय मूल्य हो गया, और ये गुणा में क्या हो गया 100। मैंने इसी तरीके से इसलिए करा क्योंकि कैलकुलेट नहीं करना है आपको। देखो 48 और नीचे का 48 कैंसिल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, वो सब में कॉमन है। आगे बढ़ते हैं, अगला आगे इसको मैं सॉल्व करके बताता हूं। यहां बच गया 12 माइनस 8 बटा में 8 गुणा में 100। 12 में से 8 गया तो 4 बटा में 8 गुणा में 100, और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और 1/2 50
प्रतिशत इसका आंसर आएगा। 1/2 50% होता है। देखते हैं आंसर कहीं पर है क्या। बिल्कुल सही बात है, 50% इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक डिब्बे में 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 9:5 के अनुपात में हैं, जिनकी राशि 207 रुपए है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। अब आपको इस प्रश्न में क्या करना है वो समझ लीजिए। यहां पर आपको कहा गया कि 50 पैसे हैं और 25 पैसे हैं। ये किस अनुपात में है? 9 और 5 के अनुपात में है, ध्यान देना है। जिनकी राशि टोटल कितनी हो रही है? 207। अब आपको इसको सॉल्व करना है। 50 पैसे का मतलब क्या हो गया? 1/2 और 25 पैसे का मतलब क्या हो गया? 1/4। आप कहोगे सर ऐसा क्यों? पूरा प्रश्न रुपए में है तो आपको भी रुपए की बात करनी है। अब ध्यान दो, आप इस 1/2 को 9 से गुणा करोगे तो 9/2 आएगा, 5 को 1/4 से गुणा करोगे तो 5/4 आएगा। अब ध्यान देना, ये आपके द्वारा निकाले गए हिस्से हैं और ये प्रश्न एग्जामिनर के द्वारा दिया गया हिस्सा है। तो अब आप इसको क्या करोगे? जोड़ोगे। कैसे? तेरे वाला योग बराबर मेरे वाला योग। 9/2, ये सब मेरी बातें तब समझ में आएगी जब बेसिक करा होगा मेरे से। ये दोनों को आप जोड़ोगे और इसको किसके बराबर रख दोगे? 207 के। तो यहां से 1 का वैल्यू निकलेगा। कैसे? ध्यान देना, पहले तो निकाल के बताता हूं। आप एलसीएम ले लो, 4 आ जाएगा। 2 से काटोगे तो 18 बार ऊपर और ये 5 बार, बराबर में क्या आ गया? 207। अब यहां पर ऊपर बच रहा है 18 5 23, 23 बटा ये 4 हो जाएगा, तो ये बच जाएगा। ठीक है, अब इस प्रकार से आप 23 से इसको काटने की कोशिश करो तो 23 से टोटल बार ये कट जाएगा 9 बार और ये 4 गुणा हो जाएगा 1 से, तो 9 चौक 36। इस प्रकार से 1 का मान क्या आया? 36। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए 50 पैसे के सिक्के। 50 पैसे के सिक्के किस अनुपात में थे? 9 के अनुपात में। तो आप इस 9 को 36 से क्या कर दोगे? गुणा कर दोगे। नामी 6 54 की 4 हासिल का आ गया 5, 9 तिया 27, 27 और 5 32, 324 जो है ये आंसर आएगा। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 324 है। बेसिक करा होगा तो जल्दी से समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने न तो लाभ के लिए और न ही हानि के लिए 2 टीवी सेट में से प्रत्येक को 7,200 में क्या कर दिया? बेच दिया। यदि वह एक टीवी सेट को 10% की हानि पर बेचता है तो दूसरे टीवी सेट को कितने लाभ पर बेचेगा? मतलब आपसे यहां पर पूछा गया लाभ का प्रतिशत निकालो। बड़ा पेचीदा क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन हम सीधे सीधे शांति से करेंगे तो बन जाएगा। कैसे? ध्यान देना है। प्रश्न में एक एक लाइन को मैं डिकोड करूंगा। थोड़ा पानी पी लेता हूं। चलिए, एक व्यक्ति ने ना तो लाभ के लिए और ना ही हानि के लिए, इस लाइन को आप याद रखिएगा पहली वाली, कि ना तो वो लाभ कमा रहा है ना हानि पा रहा है। 2 टीवी सेट को प्रत्येक शब्द का मतलब एक एक को 7,200 में बेचा। तो मैंने कहा कि कुल विक्रय मूल्य यानी कि बेचने वाला मूल्य हो गया 14,400। क्यों? एक का मूल्य 7,200 है तो 2 का कितना हो जाएगा? डबल कर दो, 14,700। तो कुल विक्रय मूल्य यानी बेची गई राशि 14,400 है। यदि एक टीवी सेट को 10% हानि पर बेचा गया, अब इस लाइन को समझना, आपको क्या दिया गया है? हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत कितना दिया है? 10%। अब 10% को आप देखोगे तो आप कहोगे सर 1/10 10% होता है। अब इसमें अनुपात में लाभ हानि को समझने की कोशिश करो। नीचे वाली राशि हमेशा क्रय मूल्य होती है, ऊपर वाली राशि होगी हानि। क्यों? क्योंकि हानि प्रतिशत से ये 1 आ रहा है। अब आपके पास अनुपात के रूप में हानि और क्रय मूल्य आ गया है, तो आप विक्रय मूल्य निकाल सकते हो अनुपात में। कैसे? हानि 10 रुपए की चीज थी, 1 रुपए हानि हो गई, तो विक्रय मूल्य कितना आ गया? 9 रुपए। अब इस 9 को आप किसके बराबर रख दोगे? इस 7,200 के। क्यों?
क्योंकि मेरे वाला विक्रय मूल्य बराबर तेरे वाला विक्रय मूल्य, तो ये 7200 ये 9 के बराबर हो गया। 9 एकम 9, नामी 8 72, 1 बराबर 800। अब ध्यान दो मेरा क्रय मूल्य कितना था 10, तो 1 बराबर 800, तो 10 बराबर 8000। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या करा है। मैंने यहां पर क्या निकाला है 10 बराबर 8000, मतलब मेरे पास में क्रय मूल्य आ गया है एक वस्तु का। एक वस्तु 8000 रुपए की उसने खरीदी है, ध्यान देना। अब और ये इसके ऊपर क्या कर रहा है, वो हानि का प्राप्त कर रहा है, ध्यान दो। अब इसके बाद में आपको प्रश्न को यहां पर फिर से पढ़ना है, मैं समझाता चला जा रहा हूं धीरे धीरे। अब हमारे पास में ये 8000 रुपए क्रय मूल्य आ गया है। उसने कहा दूसरे टीवी सेट का लाभ बताओ, कितने लाभ पर बेचा प्रतिशत में। तो यहां पर ध्यान देना, मैं क्या कर रहा हूं कि 14400 में से ये जो मैंने एक वस्तु का क्रय मूल्य निकाला ये घटा दिया, तो 14400 में से 8000 गया तो 6400 रुपए मुझे ये क्रय मूल्य मिल गया दूसरी वस्तु का। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि सर ये कुल विक्रय मूल्य है, इसमें से आप क्रय कैसे घटा सकते हो। पहली वाली लाइन को पढ़ो, ना तो लाभ और ना ही हानि। हानि भी नहीं हो रही, लाभ भी नहीं हो रहा, इसका मतलब जितने में खरीद रहा है उतने में बेच रहा है। दूसरे शब्दों में जो क्रय मूल्य है वही विक्रय मूल्य है, क्योंकि दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए मैंने विक्रय मूल्य में से इस 8000 क्रय मूल्य को घटा करके दूसरा वाला क्रय मूल्य पता कर लिया। अब ध्यान दो ये लाभ वाला क्रय मूल्य है। कौन सा वाला है, लाभ वाला क्रय मूल्य है। अब ध्यान दो कि उसने इस वस्तु को कितने में बेचा है, 7200 रुपए में, और खरीदा कितने में था, 6400 में। तो इनका अंतर कितना आ जाएगा, इनका अंतर आ जाएगा 800। ये तो समझ गए। इसका मतलब आपको लाभ तो मिल गया। लाभ कितना है 800, जो चीज 6400 की खरीदी उसको 7800 में बेच दिया, 800 लाभ हो गया। अब 800 लाभ हो गया और आपसे लाभ प्रतिशत पूछा था, तो इसका क्रय मूल्य कितना है 6400 और गुणा कर दो 100, तो यहां से क्या निकल जाएगा लाभ का प्रतिशत। अब क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, 2 शून्य से 2 शून्य काट देना और 8 एकम 8 और 8 8 64। अब मुझे बताओ 1/8 गुणा 100 कितना होता है। आप कहोगे सर 12.5%। 12.5, 1/8 गुणा 100 12.5% होता है। ये देख लो आंसर कहीं पर आ रहा है क्या। भाई अटक गया क्या मेरा सिस्टम भी मेरे जैसा, हैंग हो गया। वो भी बोल रहा है कि थोड़ी देर रुक जाइए सर। भाई नीचे नहीं आ रहा, देखो ये आंसर मैं बता देता हूं फिर भी। हाँ अभी नीचे नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। 12.5 यानी 12 सही 1/2% इसका क्या होगा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आंसर मैंने आपको बता दिया, आप चाहो तो पीछे जाकर के एक बार और देख लेना। बड़े दिलचस्प क्वेश्चन है। प्रश्न क्या है, एक व्यक्ति ने अपनी वस्तुओं का 3/5वां भाग 16% के लाभ पर और शेष को क्रय मूल्य पर बेचता है। पूरे लेन देन में उसके द्वारा अर्जित लाभ कितना है। प्रतिशत में लाभ पूछ रहा है पूरे लेन देन पर। क्वेश्चन कैसे होगा ध्यान देना। ऐसा जब भी प्रश्न आए तो आपको क्या करना है ध्यान देना। उसने कहा अपनी वस्तुओं का 3/5वां भाग। अब ये यहां से आपको एक संख्या माननी है। मैंने माना कि कुल वस्तु 15 है। आप कहोगे सर 15 अपनी मर्जी से क्यों ले लिया, अभी बता दूंगा। अब ध्यान दो उसने कहा कि इन 15 वस्तुओं का 3/5 भाग। तो सबसे पहले तो मैंने क्या करा 15 का 3/5 निकाल लिया। तो ये कितनी बार कटेगा 5 एकम 5, 5 3 15, तो कितनी वस्तुएं आ गई 9 वस्तु। उसने कहा 9 वस्तुओं को 16% के लाभ पर बेचा है। अब मैं एक और बात मान रहा हूं, माना एक वस्तु 100 की है, माना एक वस्तु का मूल्य 100 रुपया था। अब ध्यान देना उसने कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा है 16%, यानी कि 100 रुपए की चीज 16 ज्यादा में बेची तो कितने में बेची 116 रुपए में। उसने कहा 3/5 भाग 16% के लाभ पर बेचा, मतलब 9 वस्तुओं को उसने कितने पे बेचा है
116 रुपए पे, तो मैंने 9 को 116 से गुणा कर दिया। नामी छेंग 54, हासिल का आ गया 5, 11 नमे 99, 99 और 5 104। तुम गुणा अपने हिसाब से कर लेना। 9 को 116 से गुणा करोगे तो 1044 आएगा। अब आप कहोगे सर ये आपने क्या निकाला? मैंने यहां पर विक्रय मूल्य निकाला। मैंने यहां पे क्या निकाला? विक्रय मूल्य। क्यों निकाला? क्योंकि मेरे को उसने कहा है कि उसने 3/5 भाग 16% लाभ पर क्या करा है? बेचा है। तो मैंने यहां पर 1044 रुपए 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य निकाल लिया। इसके बाद में बची हुई कितनी वस्तुएं बची? तो 15 वस्तुओं में से 9 वस्तुएं गई तो 6 वस्तु बची, और उसने कहा शेष यानी कि 6 वस्तुओं को वो क्रय मूल्य पर बेचता है। क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपए। तो मैंने इसके साथ 100 का गुणा करा तो 600 रुपया जो है वो मेरे पास में फिर से क्या आ गया? विक्रय मूल्य। अब ये 600 रुपये विक्रय मूल्य आया है और पहले का 1044 रुपया, टोटल मिला करके हो गया 1644 रुपया। ये क्या हो गया? मेरा विक्रय मूल्य। इसके बाद में टोटल 1500 क्या आएगा? क्रय मूल्य। कैसे आया 1500 क्रय मूल्य? भाई टोटल 15 वस्तुएं हैं और एक वस्तु 100 रुपए की है, तो टोटल 1500 मेरे पास क्रय मूल्य आ गया। अब मेरे पास में उसने कहा पूरे लेन देन में मतलब जितनी खरीदी और जितनी बेची, ध्यान देना। मैंने कहा लाभ प्रतिशत बराबर विक्रय माइनस क्रय बटा में क्रय गुणा में 100। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये 1644 में से 1500 गया तो 144 बटा नीचे 1500 बचा गुणा में 100। ये 2 शून्य से 2 शून्य कैंसल। मैं इसको काटता हूँ। 5 तीना 5 15 और 3 से काटता हूँ तो 3 चौक 12, 2 बच गया, 3 8 24 और ऊपर कर रहा हूँ 48 बटा 5। 5 से काटूंगा तो 5 नाम 45, 3/5। तो आंसर आएगा 9 सही 3/5%। और ये रहा इसका ऑप्शन। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा कि कैसे कर रहा हूं। धीमे पढ़ा रहा हूं, हो सकता है वैसे भी तुम 2 स्पीड पे देखोगे, इसीलिए मुझे धीमे ही पढ़ाने दो। आगे बढ़ते हैं। यदि x - 3 x² - 5x + 6 और x² + mx + 12 का क्या है? महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF है। तो m का मान ज्ञात करो। अब देखो इस प्रकार का प्रश्न जब आ जाए चर और अचर पे तो आप क्या करोगे? यहां पर हमें कहा x = x - 3 यदि है तो हम कहेंगे कि x - 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा? 3। x का मान हमने इस प्रकार से निकाल लेना है। वो क्यों कर रहा हूं ध्यान देना। HCF वो संख्या होती है जो दी गई दोनों संख्याओं को काट देती है। तो इसका मतलब कि आपको यहां से पहले तो x का मान निकाल लेना है। अब इस x के मान को यहां पर रखिए दूसरी वाली इक्वेशन में। तो x² + mx + 12 बराबर 0। x का मान 3 रखा तो यहां आ गया 9 प्लस m × 3 प्लस 12 बराबर 0। 12 और 9 को घटाओगे तो m × 3, 12 और 9 को घटाओगे तो कितना बचेगा यहाँ पर? 3 3 3 9, मैंने सही किया है, हाँ 12, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3। x = 3 सही तो चल रहा है। x का वर्ग इंटू mx। चलो ठीक है। एक सेकेंड, शायद मुझसे कुछ गलती तो नहीं हो रही। फिर से मैं इसको कर रहा हूँ। x² + mx + 12 = 0। हमने m का मान यहाँ पर ये रखा तो ये आ गया 9 प्लस m × 3 प्लस 12 बराबर में 20। 12 और 9 ये गड़बड़ हो गई मुझसे। m × 3 + 21 बराबर 0, तो m × 3 बराबर -21। 3 से काटोगे तो -7। आंसर आ गया -7। इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले आप x का मान निकालो और उसको दूसरी इक्वेशन में रख करके अननोन पता कर लो। इस तरीके से ये क्वेश्चन HCF वाले होते हैं, ये मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक भोजनालय में 40 ग्राहकों ने दोपहर का भोजन मांसाहारी किया, 52% ने दोपहर का भोजन शाकाहारी किया
और 20% ने दोपहर का भोजन दोनों प्रकार का किया। यदि 125 ग्राहक मौजूद थे तो कितने ग्राहकों ने दोपहर का भोजन किसी भी प्रकार का नहीं किया। देखो अब मेरी बात को समझना है कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। यहां पर आपको कहा गया 40% ग्राहकों ने दोपहर का भोजन कैसे किया, 40% ने नॉन वेज किया, ये 40 है। और 52% ने कैसे किया, तो 52% ने वेजिटेरियन भोजन किया। और आगे कहा 20% ने दोनों प्रकार का किया, मतलब ये जो 20% है ये नॉन वेज और वेज दोनों प्रकार के हैं। आगे कहा गया यदि 125 ग्राहक हैं, तो पहले तो ये जो किया है इसका मतलब समझ लो। आपसे अंत में पूछा गया कितने ग्राहक थे जिन्होंने दोनों प्रकार का नहीं किया। अब इस प्रकार के प्रश्न में होता क्या है, ये जो 20% है जो नॉनवेज और वेज दोनों खा रहे हैं, ये क्या करते हैं कि जब प्रश्न में पूछा जाता है कितने लोगों ने नॉनवेज खाया, तो ये 20% जो है ना ये 40 में यहां पे घुस जाते हैं। और जब पूछा जाता है कितनों ने वेज खाया, तो ये फिर 20% इस 52 में घुस जाते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में क्या करना, 52 में पहले तो आप 40 जोड़ दो तो 92 आया। अब इस 92 में से ये 20 को क्या कर दो, घटा दो, माइनस कर दो, तो यहां पर 72 आया। अब आप कहोगे सर आपने क्या किया, ध्यान दो, ये 20% दोनों तरफ घुस रहे थे, तो आपने क्या करा, इनको पहले जोड़ दिया दोनों तरफ से और एक तरफ से घटा दिया। इसीलिए मैंने कहा पहले 52 में 40 जोड़ दो तो ये दोनों तरफ जुड़ गए, एक तरफ से घटाने के लिए 20 में से घटा दो तो ये 72% बचे। अब ध्यान देना, ये 72% जो बचे हैं ये कौन है, ये वो हैं जो एक बार का कोई भी प्रकार का भोजन खा रहे हैं, या तो वेज या तो नॉन वेज या तो नॉन वेज और वेज दोनों, ये 72 प्रकार से यानी ये भोजन कर रहे हैं। अब ध्यान दो, यदि 100% ग्राहक थे जिसमें से 72% कुछ तो खा ही रहे थे, तो कितने बचेंगे जो नहीं कुछ खाएंगे, तो 72 गया तो 28% बचेगा। ये 28% भोजन नहीं कर रहे हैं और आपसे पूछा गया कितने ग्राहकों ने दोपहर का भोजन किसी भी प्रकार का नहीं किया। अब ध्यान दीजिए, टोटल मिला करके आगे पीछे भी नहीं जा रहा है, चलो ठीक है इसी से काम चलाएंगे। प्रश्न में कहा 125 ग्राहक थे, तो मैंने कहा टोटल मिलाकर के 125 ग्राहकों में से 28% ने कुछ नहीं खाया, तो मैं 125 का 28% निकाल लेता हूं। कैसे निकालूंगा, 25 पंजे और 25 चौक और 4 सातु 28, तो 7 पन्ना 35, यानी 35 ऐसे ग्राहक थे जिन्होंने कुछ नहीं खाया। इसका मतलब कि आंसर हो गया 35। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। लास्ट क्वेश्चन ही है, शायद से थोड़ा बहुत और बचा होगा, चलो ठीक है। 3 संख्याएं 2, 3 और 5 के अनुपात में हैं, यदि उनके घनों का योग 34,560 है। अब ध्यान दो, आपको अनुपात दिया है तो आप क्या करोगे, 8x³ प्लस 27x³ प्लस 125x³ बराबर में 34,560, तेरे वाला योग बराबर मेरे वाला योग। x³ कहां से आया, घन करना था। अब मैं सबको जोड़ देता हूं, 5 और 7 12, 12 और 8 20 की 0 हासिल का 2, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 1 x³ बराबर में 34 56, 0 से 0 कैंसल, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, बच गया 2, 16 बच गया 2, तो 16 एकम 16 बच गया 9, 16 6 96, तो 1 बराबर 216। अब 1 बराबर नहीं, x का क्यूब बराबर 216, तो x का मान आ जाएगा 6। अब प्रश्न में क्या पूछा गया, दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या जो है वो 3 के अनुपात में है, तो 3 का गुणा कर दो 18, तो आंसर आ गया 18। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज का परिमाप 148 सेंटीमीटर है और इसका एक विकर्ण 70 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्षेत्रफल किसका, समचतुर्भुज का क्या होता है, 1/2 d1 × d2। अब ये क्या है d1 d2, मैं आपको आकृति से समझाता हूं।
हमारा सिस्टम भी परेशान कर रहा है भाई अब तो। अरे चल जाओ भाई। चलो ठीक है, ये मना कर रहा है तो मैं सिर्फ पेन ही चला लेता हूं। ध्यान देना, समचतुर्भुज क्या होता है? एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं जो होती हैं समान होती है, और दूसरी विशेषता कि उसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। ये विशेषता होती है समचतुर्भुज की। अब आपसे क्या कहा गया कि परिमाप, परिमाप क्या होता है? ए ए ए ए, यानी चारों भुजाओं को जोड़ो, जो योग बनेगा वो परिमाप है। तो प्रश्न में कहा 4a बराबर 148। अब इसको 4 से काट दो आप। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, बच गया 2, 4 सातु 28। तो a बराबर कितना आ गया? 37। यानी इसकी एक भुजा जो है 37 है, सभी भुजाएं 37 है। हाँ, एक सेकंड रुक जाइए। अब आपसे यहां पर एक भुजा 37 दे दी गई है। प्रश्न में कहा गया कि इसका एक विकर्ण कितना है? 70। तो ये यहां से लेकर के यहां तक एक विकर्ण कितना है? टोटल 70। और ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को बराबर पे काटते हैं। तो यहां पर ध्यान देना, मैंने इसको लिखा 35 और 35। अब यहां पर आपको ये जो दिख रहा है ना, ये ब्लैक कलर से मैं बना रहा हूं, ये बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज, जिसमें कि ये सामने वाली भुजा 37 है और ये जो ये वाली भुजा दी है ये आपको 35 दी है। तो आपको ये वाली भुजा निकाल लेनी है, नीचे वाली। अब ये कैसे निकलेगी? पाइथागोरस से। 37 का वर्ग माइनस में 35 का वर्ग, तो बराबर में x का वर्ग निकल जाएगा। कैसे? 37 का वर्ग 35 का वर्ग नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं। यहां बीज गणित का एक फॉर्मूला लगाओ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी। तो 37 धन 35, और दूसरे में कर दोगे 37 ऋण 35 बराबर में x स्क्वायर। अब ये 37 और 35 को जोड़ दो, 5 और 7 12 की 2, हासिल का 1, 3 और 3 6 और 1 7, और इसको घटा दो तो ये डबल हो जाएगा। अब ये हिल भी नहीं रहा है, कुछ भी नहीं करने दे रहा है। तो x का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 144। अब x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 12। इसका मतलब यहां पर ये 12 आ गया। ध्यान देना, ये वाली भुजा जो नीचे वाली थी ये 12 आ गई है। अब विकर्ण आपको चाहिए दूसरा वाला, तो 12 ये और ये 12, तो 12 12 कितना हो गया? 24। अब ध्यान देना, ये पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण, आपको क्षेत्रफल चाहिए। तो आपने क्या करा? 1/2 यहां पर कर रहा हूं। d1 का वैल्यू आपको 70 दिया था और d2 का वैल्यू अब भी आपने 24 निकाला। कैसे? 12 और 12 को जोड़ोगे तो पूरा विकर्ण बन जाएगा। ये काटोगे तो 12 और 12 सत्ते 84, 840 इसका आंसर आ रहा है। ये समचतुर्भुज के ऊपर क्वेश्चन मैंने बता दिया। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, रामू ने बैंक से साधारण ब्याज पर 20,000 रुपए उधार लिए। 5 वर्षों के बाद उसने बैंक को 25,000 रुपए चुकाए। प्रति वर्ष ब्याज की दर बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा। SI बराबर PRT अपॉन 100। SI कितना होगा? तो भैया 5,000, क्योंकि ब्याज 5,000 है। मूलधन कितना है? 20,000। दर कितनी है? निकालनी है। और टी कितना? 5 साल का समय, बटा में 100। ध्यान देना है क्या करना है, यहां पर ही बटे में 100 है। 1 2 3, ऊपर के 1 2 3 शून्य से कट जाएंगे। ध्यान देना मेरी बात को। ये 5 से ये 5 कैंसिल हो गया और ये 20 से ये 5 कैंसिल हो गया, तो दर बराबर आ गई 5%। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो। वह कौन सी संख्या है जिसे 39, 52 और 60 से विभाजित करने पर क्रमशः 30, 43 और 51 शेषफल बचता है? ये क्वेश्चन जो है आपको कैसे करना है मैं बता देता हूं। एलसीएम पर बेस्ड क्वेश्चन है। ध्यान दो, संख्याएं क्या है? 39, 52 और 60 से विभाजित करने पर किसी संख्या को क्या बचता है? 30। तो मैंने यहां पर लिख दिया 30। फिर क्या बचता है? 43। और यहां पर क्या बचता है? 51। अब थोड़ा ध्यान दो, यहां पर आप इस संख्या में से इसको घटाओगे तो 9 बचेगा।
इसमें से इसको घटाओगे तो 9 बचेगा, इसको इसमें घटाओगे तो 9 बचेगा। अब जो करना है वो प्रोसेस समझ लो। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो आपको क्या करना है, अंतर देखना है, अंतर समान ही मिलेगा शेषफल वाले प्रश्न में। अब आपको ये ऊपर वाली 3 संख्याओं का क्या ले लेना है, एलसीएम। 39, 52 और 60 का एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले 13 से काटा, 13 तिया 39, 13 चौक 52 और ये 60 वैसा का वैसा। फिर मैंने 3 से काटा, 3 एकम 3, 4 वैसा का वैसा और 3 से काटा तो 20 बार। फिर मैंने 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 से 10 बार कटा और फिर मैंने 2 से काटा 5 बार। अब क्या कर रहा हूं मैं, एलसीएम ले लेता हूं। देखो ये 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20 और ये 13 दूनी 26, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 26 है ना। 13 दूनी 26 और ये 20, तो इसको मैं गुणा कर देता हूं। 26 दूनी होता है 52, 520 है ना। 26 13 सॉरी यहाँ पर मैंने गलती कर दी, 13 दूनी 26 नहीं आएगा, यहाँ 13 तिया 39 आएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पर कैलकुलेशन बदल जाएगा। तो यहाँ पर 39 का डबल, 9 दूनी 18 की 8 हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7, ये 780 बना है। अब आपको क्या करना है, जब आप एलसीएम निकाल लोगे ना तो ये जो अंतर आ रहा है ये 9, इसको ये 780 में से 9 को क्या कर देना, माइनस कर देना, तो इसका आंसर आएगा 771, ये दिख रहा है। इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे करोगे ये मैंने आपको बता दिया। क्या करना है, सबसे पहले तो अंतर देखो, फिर मूल संख्या जो यहाँ पर जिसे विभाजित करने पर ये संख्याओं का एलसीएम ले लो और एलसीएम लेने के बाद जो एलसीएम आया उसमें से कॉमन नंबर घटा दो तो आंसर आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न है, एक व्यक्ति ने आंशिक रूप से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पैदल चलकर और आंशिक रूप से 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल पर 4 घंटे में 54 किलोमीटर की दूरी तय की। पैदल तय की गई दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। कैसे करना है ध्यान देना, मैं आपको बता रहा हूं। अंतिम प्रश्न है, थोड़ा सांस ले लेने दो, जब तक थोड़े बहुत और कमेंट कर दो। हो सकता है कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो, थोड़ा सा वीडियो खींच रहा है, मानता हूं सर बहुत धीमा पढ़ाते हो भी सकता है, क्या करें। यदि अच्छा पढ़ा रहे हैं तो फिर पढ़ते रहो। कैसे हो रहा है ध्यान देना है। प्रश्न कैसे होगा मैं करवा देता हूं। ये थोड़ा मिश्रण वाले कॉन्सेप्ट से होगा। और आखिरी प्रश्न है, नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, ऐसे क्वेश्चनों के लिए मैं मिश्रण में और अलग से क्वेश्चन करवा दूंगा बेसिक से। देखो क्या हो रहा है कि एक तो गति आपकी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की है और एक गति 18 किलोमीटर प्रति घंटे की है। ध्यान देना, ये किलोमीटर पर आवर में है और ये भी किलोमीटर पर आवर में है। अब इसके बाद में आपसे कहा गया कि साइकिल पे वो 4 घंटे में 54 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यहां से आपको एक और गति मिल सकती है, तो आप जब 54 को 4 से डिवाइड करोगे तो पूरा नहीं कटेगा, तो यहां से आपको एक और स्पीड मिलेगी। 2 दूनी 4 और ये टोटल 27 बार कटेगा, तो ये 27/2। अब ये एवरेज स्पीड है। क्या कहा मैंने, ये एवरेज है, तो आपको एवरेज को बीच में लिख देना है 27/2। अब आपको क्या करना है, बड़े में से छोटे को घटाना है। तो क्या करना है ध्यान देना, इसमें से ये घटा दो और यहां लिख दो, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 27/2 और इसमें से ये घटा दो तो यहां लिख दो, तो ये हो जाएगा 27/2 माइनस 6। क्योंकि बीच वाली राशि जो है वो दोनों के बीच की है, इसीलिए बड़े में से छोटा घटा देना। अब इसके बाद एलसीएम ले लो, तो 18 दूनी 36 माइनस 27/2 और यहां पर आ जाएगा 27 माइनस 12/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहां पर 36 में से 27 गई तो 9 बच गई और यहां पर 27 में से 12, 36 में से 27 गई तो 9 बच गई, 27 में से 12 गई तो यहां पर बच जाएगी आपकी 12 ही बच रही है, नहीं सॉरी 1 सेकेंड, 15 बच गई। अब इसको आप काट दो, तो यहां पर 3 तिया 9 और 3 5 15, आपके पास ये अनुपात आया। और ये अनुपात किसका अनुपात है, ध्यान देना, ये समय का अनुपात है। किसका अनुपात है, समय का अनुपात है। इसका मतलब ये हुआ कि जो उसने पहली 6 किलोमीटर प्रति घंटे की जो चाल थी वो किस हिसाब से तय की है, 3 के अनुपात में। ध्यान देना समय, तो इस हिसाब से आप ध्यान दें ये समय का अनुपात आया है। अब इसमें आप पहले तो क्या करेंगे
कि पहली जो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति है उसको उसने कितने समय के हिसाब से तय किया वो हमको समझना पड़ेगा, है ना, क्योंकि उसने पूछा है पैदल चल के, तो पैदल वो पहले चल रहा था। अब ध्यान देना, यहां पर मैं कुछ कर रहा हूं, टोटल उसने 4 घंटे का समय लिया था और वो अनुपात किसका बन रहा है, 8 और 5 का, 3 और 5 का, तो 5 और 3 8 बराबर 4। मैं क्या कर रहा हूं, तेरे वाला हिस्सा बराबर मेरे वाला हिस्सा, क्योंकि ये समय का अनुपात है और मेरे पास कुल समय 4 घंटे दिया है, इसीलिए मेरे वाला हिस्सा 8 बन रहा है और तेरे वाला हिस्सा 4, तो इसमें 4 से मैं काटूंगा तो ये पूरा 8 1 बराबर 1/2 आ जाएगा। ये बात ध्यान रखना, 1 बराबर 1/2। अब देखो ये मेरा स्लाइड नहीं हो रहा है, कुछ हैंग हो गया है इस वजह से, तो मैं यहां पर है ना इसको ऊपर वाले हिस्से को काट दे रहा हूं, तुम इसको अपने हिसाब से देख लेना। ये 1 बराबर 1/2 का मतलब क्या हुआ कि पहले वाला जो आपका जो समय है ये 1 बराबर 1/2। अब आपको पहले वाले समय के लिए कितना समय लग रहा है, 3, तो 1 बराबर 1/2, तो 3 बराबर 3/2, यानी कि पहले पैदल चलने के लिए उसने कितना समय लिया है, 3/2 घंटे, और उसमें उसकी चाल कितनी है, 6 किलोमीटर। तो 6 को 3/2 से गुणा कर दो, तो 2 से ये 3 बार कैंसिल हो गया, तो 3 तिया 9 किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा मिश्रण और मिला करके बना है, इसीलिए मैं इसको, क्योंकि आखिरी में भी आ गया तो कोई बात नहीं, जितना समझ में आया हो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो मैं अलग से एक इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, कमेंट जरूर कर देना। तो भाई पूरे प्रश्न जो है खत्म हो गए, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, और यदि नहीं समझ में आया तो कमेंट करना, तेज है धीमे है थोड़ा जल्दी, वे सब कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस बने रहो बने रहो बने रहो। जय हिंद, अगले वीडियो में मिलता हूँ अगले पेपर के साथ में।